हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लर्निंग डिसऑर्डर। लर्निंग डिसऑर्डर से संबंधित मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसमें लर्निंग डिसऑर्डर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए इंक्लूड कर चुका हूं। ये पार्ट कुछ डिसऑर्डर बच गए थे, जो कि मैं इस पार्ट सेकंड में आपको बताऊँगा। तो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ MCQ। तो आपको बताना है कि कौन सा राइट है। तो आपको मन ही मन में चूज करना है। तो देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होते हैं। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होते हैं। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1, दूसरों के साथ संपर्क बनाने में असमर्थ। ऑप्शन नंबर 2, नींद लेने में असमर्थ। ऑप्शन नंबर 3, आराम से घूमने में असमर्थ। ऑप्शन नंबर 4, निर्देशों का पालन करने में असमर्थ। तो बताइए, ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होते हैं दूसरों के साथ संपर्क बनाने में असमर्थ यानी कंट्रीब्यूटिज्म, नींद लेने में असमर्थ अर्थात स्लीपिंग, आराम से घूमने में असमर्थ, या निर्देशों का पालन करने में असमर्थ। अनएबल टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। तो इसका सही आंसर होगा दूसरों के साथ संपर्क बनाने में असमर्थ होते हैं। नहीं, ये निर्देशों का पालन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होते हैं कि वो निर्देशों का पालन करने में समर्थ नहीं होते। ऐसा नहीं है, वो निर्देशों का पालन तो कर पाते हैं। आराम से घूमने में भी वो समर्थ हो जाते हैं, नींद लेने में भी वो अच्छे होते हैं, लेकिन दूसरों के साथ संपर्क बना नहीं पाते, उसके साथ मेल जोल नहीं रख पाते। तो ऐसे बच्चे ऑटिज्म से पीड़ित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाइपरकाइनेटिक विकार की विशेषता नहीं है। यहाँ पे हाइपरकाइनेटिक नहीं, हाइपरकाइनेटिक। तो हाइपरकाइनेटिक विकार की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। ऑप्शन बी, अतिसक्रियता। ऑप्शन सी, मतिभ्रम। ऑप्शन डी, इम्पल्सिविटी का मतलब होता है आवेगों की अधिकता होना, इम्पल्सिविटी। तो इम्पल्सिविटी, मतिभ्रम, अतिसक्रियता या डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, कौन सा होगा? हाइपरकाइनेटिक विकार की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा मतिभ्रम। मतिभ्रम है वो हाइपरकाइनेटिक विकार की विशेषता नहीं है। हाइपरकाइनेटिक विकार में क्या होता है? इम्पल्सिविटी अर्थात आवेग बढ़ जाते हैं, अति सक्रिय हो जाता है व्यक्ति, और डिस्ट्रैक्टिबिलिटी आ जाती है। तो ये विकार की विशेषताएं डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, अति सक्रियता, इम्पल्सिविटी अर्थात आवेगता हाइपरकाइनेटिक विकार की लक्षणें विशेषताएं हैं, जबकि मतिभ्रम नहीं है। नेक्स्ट, ऑटिज्म क्या है? ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार यानी ADHD। तो ये तो है ही नहीं, वो कैसे हो सकता है ना? दोनों अलग अलग है ना। और अब बताइए, बाइपोलर डिसऑर्डर, ओपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर, न्यूरोविकास विकार।
क्या न्यूरो विकास विकार है? क्या ओपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर है? क्या बाइपोलर डिसऑर्डर है? क्या ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार है? बताइए ऑटिज्म क्या है? तो ऑटिज्म एक न्यूरो विकास विकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, संलयनता बच्चों में डैश 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 की कठिनाई से होती है। तो किसकी कठिनाई से होती है? यानी संलयनता में क्या होता है बताइए? दृष्टि से संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है, सामाजिक संपर्क से संबंधित है या शारीरिक गतिशीलता से संबंधित है? तो संलयनता शारीरिक गतिशीलता से संबंधित नहीं है, शारीरिक गतिशीलता से संबंधित तो ADHD है। तो इसका मतलब ये है सामाजिक संपर्क से संबंधित। नेक्स्ट, ADHD विकार से पीड़ित बच्चों को कठिनाई होती है। तो ADHD से पीड़ित बच्चों को किस में कठिनाई होती है? केवल ध्यान देने में कठिनाई होती है, केवल अति सक्रियता में कठिनाई होती है, केवल आवेग नियंत्रण में कठिनाई होती है या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। देखिए ध्यान देने में भी कठिनाई होती है उन्हें, अति सक्रिय होते हैं ये ऐसे बच्चे, आवेग पर अपने आवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, अति सक्रिय होते हैं, कोई भी काम जल्दी करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं, ध्यान नहीं दे पाते। तो इस प्रकार के बच्चे ADHD विकार से पीड़ित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ADHD से पीड़ित बच्चे के लक्षण क्या होते हैं? तो बच्चे के इनमें से कौन से लक्षण होते हैं ADHD? पेशीय समस्याएं, बोलने की समस्याएं, बौद्धिक विकलांगता, अनवधान। तो इसका सही आंसर होगा अनअवधान। अनअवधान का मतलब ध्यान न जाना, ध्यान न देना। देखिए एक होता है अवधान, अवधान का क्या अर्थ होता है? अवधान का अर्थ होता है किसी विषय वस्तु पर या किसी विषय वस्तु से संबंधित उद्देश्य पर, क्रिया पर ध्यान केंद्रित करना, उसे कहते हैं। और ध्यान केंद्रित करते किसी विषय वस्तु पर, किसी विषय वस्तु से संबंधित उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसको समझना तथा व्यवहार में लागू करना। तो उसे समझना क्या है? अवधान है, फिर उसे व्यवहार में लागू करना होता है, इसलिए अवधान जरूरी होता है। तो यहाँ पे उत्तर यहाँ का होगा अनअवधान, मतलब वो ध्यान नहीं दे पाता किसी विशेष वस्तु पर, उसका ध्यान इधर उधर मटकता रहता है, भटकता रहता है। नेक्स्ट देखिए, अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण का प्रयोग बच्चों की किस स्थिति में मदद करने के लिए किया जाता है? अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण एक प्रयोग है जो बच्चों की किस स्थिति में मदद करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है अटेंशनल डेफिसिट, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म या डिस्प्रेक्सिया। अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण का प्रयोग बच्चों की किस स्थिति में मदद करने के लिए किया जाता है? अटेंशनल डेफिसिट डिसऑर्डर, ऑप्शन बी डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी ऑटिज्म, ऑप्शन डी डिस्प्रेक्सिया। इन सभी जो भी हैं ये ऑटिज्म, डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, इन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ा चुका हूँ। आप मेरा फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। बहुत सारी मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर हैं, अधिगम अक्षमता से संबंधित डिसऑर्डर हैं।
इसका सही आंसर होगा डिसलेक्सिया। देखिए, अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण का प्रयोग डिसलेक्सिया से बच्चे जो पीड़ित होते हैं, पढ़ने में सक्षम नहीं होते हैं, उनके लिए ये अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है OCD, ऑब्सेसिव डिसऑर्डर होता है ये। इसका नाम है ऑब्सेसिव डिसऑर्डर। तो ऑब्सेसिव डिसऑर्डर होता है वो संज्ञानात्मक निर्माण में किसे प्रभावित नहीं करता है। OCD निम्नलिखित संज्ञानात्मक निर्माणों में से किसे प्रभावित नहीं करता है। नंबर ऑप्शन 1 अतिरिक्त उत्तरदायित्व के प्रति विश्वास। ऑप्शन बी व्यक्तिगत अक्षमता को कम आंकना। ऑप्शन सी अनिश्चितता की असहिष्णुता। और ऑप्शन डी विचारों पर नियंत्रण। तो OCD संज्ञानात्मक निर्माणों में से किसे प्रभावित नहीं करता है, अर्थात ये संज्ञानात्मक तत्व होते हैं, उनके निर्माणों को भी ये प्रभावित करता है OCD। तो बताइए कौन सा नहीं है इसमें। यानी इसमें बच्चे में अनिश्चितता पाई जाती है, इस वजह से उसमें असहिष्णुता पाई जाती है, तो इसे प्रभावित करता है। व्यक्तिगत अक्षमता को कम आंकना, व्यक्तिगत अक्षमता को कम आंकना, यानी व्यक्ति अपनी अक्षमताओं को कम आंकता है, अक्षमता। और अतिरिक्त उत्तरदायित्व के प्रति विश्वास, यानी उसे विश्वास होता है कि मैं अतिरिक्त उत्तरदायित्व की भावना विद्यमान है, तो ये सभी को प्रभावित करता है। लेकिन विचारों पर नियंत्रण, इसे OCD प्रभावित नहीं करता है। विचारों पर नियंत्रण होता है। अगला देखिए बच्चों में होने वाले बाइपोलर डिसऑर्डर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। अगर आप पिछला क्वेश्चन ठीक से नहीं समझ पाए हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7568644468। बच्चों में होने वाले बाइपोलर डिसऑर्डर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। ऑप्शन ए अति सक्रिय व्यवहार करना। ऑप्शन ए अति सक्रिय व्यवहार करना। ऑप्शन बी अक्सर उदास होना। ऑप्शन सी मूड में बदलाव होना। ऑप्शन सी रोमांचिक व्यवहार करना। यहाँ रोमांटिक व्यवहार लिखा गया है बोल से, कोई बात नहीं, रोमांटिक लिखो। तो बच्चों में होने वाले बाइपोलर डिसऑर्डर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। अति सक्रिय व्यवहार करना, अक्सर उदास होना, मूड में बदलाव होना, रोमांटिक व्यवहार करना या रोमांचिक व्यवहार करना। तो इसका सही आंसर होगा मूड में बदलाव होना। बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, बच्चे में मूड में बदलाव हो जाता है। आज नहीं कल पढ़ूंगा, चलो 2 घंटे पढ़ता हूँ, नहीं 1 घंटे पढ़ लेता हूँ, नहीं पिंकी को मैसेज करता हूँ, नहीं अब पिंकी अपने आप आ जाएगी। तो इस प्रकार से उसमें बदलाव चलते रहते हैं, मूड बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। आगे देखिए, एक बच्चा बल्लेबाजी के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता है और अक्सर मैदान पर, इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके ऑप्शन आगे दिए हैं मैंने। तो एक बच्चा बल्लेबाजी के लिए अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर सकता है और अक्सर मैदान पर दौड़ता है। जब कोई पहले से ही कोई बल्लेबाजी कर रहा होता है, बच्चा किस समस्या से जूझ रहा है। एक बच्चा बल्लेबाजी के लिए अपने इंतज़ार नहीं कर सकता है क्योंकि पहले से ही कोई बच्चा बल्लेबाजी कर रहा है, इसलिए बच्चा है वो मैदान पर चक्कर लगा रहा है, तो वह बच्चा किस समस्या से जूझ रहा है। ऑप्शन ए डिस्ग्राफिया। ऑप्शन बी ध्यानाभाव अति सक्रियता विकार। ऑप्शन सी ध्यान अभाव विकार। ऑप्शन डी ऑटिज्म।
तो बच्चा है वो ध्यानाभाव अति सक्रियता विकार से ग्रसित है। आगे देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर किस प्रकार का विकार है? बाइपोलर डिसऑर्डर किस प्रकार का विकार है? ऑप्शन ए मनोदशा मूड, ऑप्शन बी अधिगम, ऑप्शन सी व्यक्तित्व से संबंधित, ऑप्शन डी विचार से संबंधित। तो बाइपोलर डिसऑर्डर पहले ही बता चुका हूँ, ये मनोदशा मूड से संबंधित है। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए सवर्णवादिता, ऑप्शन बी शैक्षिक पिछड़ापन, ऑप्शन सी शैशव संलीनता, ऑप्शन डी अधिगम अक्षमता। तो क्वेश्चन में ही इसका उत्तर छिपा है। 5 वर्ष का बच्चा अगर संप्रेषण में कमी है तो इसका मतलब 5 साल का बच्चा क्या होगा? शैशव होगा, शैशव संलीनता। अगला देखिए, क्लेस्ट्रोफोबिया, ये नाम ऊपर से थोड़ा छुप गया है। क्लेस्ट्रोफोबिया संलग्न स्थानों का एक डर है। मतलब संलग्न से मतलब होता है भीड़ भाड़ जगह, है ना, ऐसे स्थान जहाँ भीड़ भाड़ रहती है। तो क्लेस्ट्रोफोबिया संलग्न स्थानों का एक डर है। इसका एक उदाहरण है विकास में देरी होने से क्लेस्ट्रोफोबिया होता है। जुनूनी बाध्यकारी विकार से क्लेस्ट्रोफोबिया होता है। तनाव विकार से संबंधित है ये क्लेस्ट्रोफोबिया, या ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होते हैं क्लेस्ट्रोफोबिया के शिकार। तो जो क्लेस्ट्रोफोबिया होता है वो तनावग्रस्त रहते हैं, अर्थात एक क्लेस्ट्रोफोबिया तनाव विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राइड के अनुसार हिस्टेरिया है जानवरों का एक फोबिया, ऑप्शन बी लोगों का एक फोबिया, ऑप्शन सी मानसिक आघात के लिए शारीरिक प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी भावात्मक आघात के लिए शारीरिक प्रतिक्रिया। मानसिक आघात के लिए शारीरिक प्रतिक्रिया या ऑप्शन डी है भावात्मक आघात के लिए शारीरिक प्रतिक्रिया। तो मैं आपको बता दूं कि फ्राइड के अनुसार हिस्टेरिया शब्द का अर्थ है भावात्मक आघात के लिए शारीरिक प्रतिक्रिया। किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती हैं? विधि अपनाई जाती है। तो किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन ए निरोधात्मक पहलू, ऑप्शन बी संगठनात्मक पहलू, ऑप्शन सी सकारात्मक पहलू, ऑप्शन डी उपचारात्मक पहलू। तो मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधि, अर्थात ये इसका सही उत्तर होगा संगठनात्मक पहलू। अगला देखिए, स्पास्टिक हेमीप्लेजिया प्रभावित करता है। एक रोग है स्पास्टिक हेमीप्लेजिया, तो विकार है ये, तो रोग भी कह सकते हैं। स्पास्टिक हेमीप्लेजिया प्रभावित करता है हाथ तथा बाजू को, ऑप्शन बी एक पैर तथा एक हाथ को, ऑप्शन सी दोनों पैरों को, ऑप्शन डी शरीर के निचले भाग को। दोनों पैरों को प्रभावित करता है स्पास्टिक हेमीप्लेजिया। थोड़ा सा छुप गया ऊपर से क्वेश्चन, तो मैं पढ़ देता हूँ। वाचन में, लेखन में एवं वर्तनी में कठिनाई अथवा भाषा को समझने में कठिनाई आती है। वाचन में कठिनाई आती है, लेखन में कठिनाई आती है, वर्तनी को समझने में कठिनाई आती है या भाषा को समझने में कठिनाई आती है, तो वह बच्चा ग्रस्त है। ऑप्शन ए
डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी अवधान की कमी, ऑप्शन सी ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी अवधान की कमी। यहाँ से क्वेश्चन छूट गया। न्यूरोरोड्स विकास संबंधी विकार, या ऑप्शन डी साइकोसिस। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा डिसलेक्सिया नहीं होगा। वाचन लेखन और वर्तनी में कठिनाई, भाषा को समझने में कठिनाई, तो ये विकार है। न्यूरोड्स नहीं होगा, साइकोसिस नहीं होगा, ये विकार है अवधान की कमी। क्योंकि डिसलेक्सिया में तो वर्तनी संबंधी होती है ना, भाषा को समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। लेखन और वर्तनी संबंधित, वर्तनी और पढ़ने से संबंधित होती है। इसमें लेखन, वर्तनी, वाचन सभी हैं, तो इसका सही अवधान की कमी है उसमें। जोनर ब्लेजर स्टाफ, यहाँ पे जोनर ब्लेजर आएगा, जोनर बुल से लिखा गया। जोनर ब्लेजर स्टाफ स्केल किसके लिए किसके आकलन के लिए प्रयोग किया जाता है। जोनर ब्लेजर, देखिए पिछले का उत्तर होगा अवधान संबंधी विकार है ये। वाचन, लिखने में, पढ़ने, वर्तनी में भी कठिनाई है, भाषा को समझने भी वो कठिनाई महसूस कर रहा है। मतलब वो ध्यान से किसी भी चीज़ को कर नहीं पा रहा है ना, समझ नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है। वाचन में भी कठिनाई होती है, लिखने में भी ध्यान से लिखने में भी कठिनाई हो रही है, तो ये अवधान से संबंधित विकार है। ठीक, थोड़ा सा 1 मिनट ज़्यादा लग गया, लेकिन आपको सही उत्तर बताने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जोनर ब्लेजर स्टाफ स्केल निम्न में से किसके आकलन के लिए प्रयोग में किया जाता है। ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी डिस्ग्राफिया, ऑप्शन सी डिस्कैलुलिया, ऑप्शन डी डिस्फेसिया। जोनर ब्लेजर स्टाफ स्केल, बताइए। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलुलिया, डिस्फेसिया। कहीं कहीं पे डिस्फेजिया भी लिखा आता है, चलो एक ही बात। इसका सही आंसर होगा डिसलेक्सिया। जी हाँ, ये जोनर ब्लेजर स्टाफ स्केल है, ये डिसलेक्सिया के आंकलन के लिए किया जाता है, अर्थात पठन संबंधी करने के लिए किया जाता है, वर्तन संबंधी, पठन संबंधी। अगला देखिए, मानव शरीर में डिस्ट्रोफिन की कमी से होता है। डिस्ट्रोफिन की कमी से डिसलेक्सिया होता है, स्पाइना बाइफिडा होता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है, या पोलियो होता है। तो अगर मानव शरीर में डिस्ट्रोफिन हो जाए तो उसे डिसलेक्सिया की बीमारी हो जाती है। डिसलेक्सिया नामक विकार उत्पन्न हो जाता है डिस्ट्रोफिन की कमी से। अगला देखिए, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, आराम से पढ़ेंगे, आराम से व्याख्या करेंगे इसकी। डिसऑर्डर के संदर्भ में ये कुछ गड़बड़ होगी क्या, आगे देखते हैं, आगे ये पूरा। ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के संदर्भ में असत्य कथन है। ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। तो देखते हैं कौन सा कथन असत्य। यह बच्चे की संप्रेषण योग्यता को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी पुनरावर्ती व्यवहार से जुड़ा हुआ है।
ऑप्शन सी, यह जन्म के 3 साल बाद सामने आता है। जन्म के 3 साल बाद सामने आता है। जन्म के 3 साल अर्थात शैशवावस्था से जुड़ा हुआ है। ये भी पूछ ले, क्वेश्चन ये आ सकता है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर संबंधित है शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, ऐसा करके ऑप्शन दे दे तो सही उत्तर है शैशवावस्था से संबंधित है। ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन ए, यह बच्चे की संप्रेषण योग्यता को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी, पुनरावृत्ति व्यवहार से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी, यह जन्म के 3 साल बाद सामने आता है। और ऑप्शन डी, यह अंतर्वैयक्तिक संबंध विकसित करने की योग्यता को प्रभावित करता है। अंतर्वैयक्तिक संबंध विकसित प्रभावित करने का मतलब है कि दूसरों के विचारों को, दूसरों को समझने में भी कठिनाई का मतलब दूसरों को समझने दूसरों के विचारों को, भावों को समझने में भी ये उसको भी प्रभावित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा पुनरावृत्ति व्यवहार से जुड़ा है, यानी व्यक्ति बार बार व्यवहार करता है, वही व्यवहार करता है जो करता रहता है, तो इससे जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है वो बच्चे की संप्रेषण योग्यता को प्रभावित करता है। ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जन्म के 3 साल बाद उत्पन्न होता है, इसके लक्षण दिखाई देते हैं और ये अंतर्वैयक्तिक संबंध विकसित करने में अर्थात दूसरों से संपर्क स्थापित करने में, दूसरों के भावों को समझने में, दूसरों के विचारों को समझने में कठिनाई पैदा करता है। तो ये ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लक्षण हैं। आगे देखिए, कौन सा आनुवांशिक विकार केवल महिलाओं में पाया जाता है? ऑप्शन ए, टर्नर सिंड्रोम। ऑप्शन बी, डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन सी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, या कहीं पर क्लीनफेल्टर सिंड्रोम लिखा आता है। और ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो बताइए कौन सा आनुवांशिक विकार केवल महिलाओं में पाया जाता है? टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा टर्नर सिंड्रोम, केवल महिलाओं में पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम हो या 21वें गुणसूत्र में गड़बड़ी हो जाती है। तो ये तो था पार्ट सेकंड, अधिगम अक्षमता अर्थात लर्निंग डिसऑर्डर, या कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक विकार, या कह सकते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो ये था पार्ट सेकंड। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।